ऑयल पर हमने अभी टॉपिक अपना कवर किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है SFIO, NCLT, NCLT। नफरत थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो अब हम पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, दैट इज द NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय द ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल्स क्या होती हैं और ट्राइब्यूनल्स क्यों बनाई गई हैं, ट्राइब्यूनल बनाने के पीछे क्या लॉजिक है, और कंपनीज एक्ट के अंदर ट्राइब्यूनल का क्या रोल है। तो सबसे पहली चीज़ तो NCLT की अगर हम बात करें, इज अ क्वाशी जुडिशियल बॉडी। एंड क्वाशी का मतलब होता है सीम्स टू बी लाइक अ जुडिशियल बॉडी। नो टॉकिंग, प्लीज कीप क्वाइट। सीम्स टू बी लाइक अ जुडिशियल बॉडी, किसके जैसी दिखती है, जुडिशियल बॉडी के जैसी। अब अगर हम बात करें NCLT की, तो NCLT के पीछे ना एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत लंबी हिस्ट्री NCLT की। NCLT जो आई है वो कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए और इंसॉल्वेंसी कनेक्टेड मैटर्स के लिए बनाई गई है। लेकिन हम इसकी थोड़ा बैक हिस्ट्री में जाते हैं और हम चले जाते हैं कंपनीज एक्ट 1956 में। जब कंपनीज एक्ट 1956 था, तभी कोशिश की गई थी कि जो पावर हाई कोर्ट के पास है वो पावर ट्रांसफर कर देनी चाहिए NCLT के पास। और इसके ऊपर कमेटी डिस्कशन भी हुआ, बातचीत भी हुई, लेकिन काफ़ी प्रयास होने के बावजूद भी नतीजा कुछ भी नहीं निकला। रिजल्ट इज ज़ीरो, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 में संभव ही नहीं हो पाया कि NCLT पिक्चर में आ सके। कंपनीज एक्ट 1956 खत्म हो गया। अब नया एक्ट ड्राफ्ट किया गया, दैट इज टू बी कंपनीज एक्ट 2013। और जब नया एक्ट ड्राफ्ट किया गया कंपनीज एक्ट 2013, तो उसके अंदर पहले से ही सेक्शंस बनाए गए जो NCLT से कनेक्टेड थे, और हाई कोर्ट का जो रूट था वो खत्म कर दिया। हाई कोर्ट की तमाम पावर NCLT को दे दी, हाई कोर्ट का लॉजिक ही खत्म। अब मुद्दा ये उठता है कि कंपनीज एक्ट के दौरान कोर्ट का कोई रूट ही नहीं है, और अगर है तो क्या है। तो मैं आपको बता देती हूं कि NCLT के पास क्रिमिनल पावर्स नहीं है। अगर किसी को सजा देनी है, 4 साल की सजा, 5 साल की सजा, तो वो NCLT के पास पावर नहीं है। दैट्स वाई हम उन्हें क्वाशी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। सीम्स टू बी लाइक अ जुडिशियल बॉडी, दैट इज नॉट अ कंप्लीट कोर्ट। अब कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां सजा भी मिलती है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, जैसे फ्रॉड करना। फ्रॉड एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और अगर फ्रॉड किया जा रहा है, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बच्चों, फ्रॉड की स्थिति में जेल भी जानी पड़ती है, जेल की सजा होती है। तो वो तो NCLT के पास पावर है नहीं, तो क्या किया जाता है, तो बच्चों पिक्चर में आती है स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट की जाती है और स्पेशल कोर्ट को पावर दी जाती है कि आप इस मैटर्स को रिजॉल्व करो। लेकिन NCLT लाने की वजह क्या थी, स्पेशलाइजेशन, फास्टेस्ट डिस्बर्स्ड ऑफ केस, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। लॉन्ग जो टाइम लगता था, जो तारीख पे तारीख चलती थी, वो तारीख पे तारीख खत्म करने के लिए आई है NCLT। अब मुद्दा ये उठता है कि क्योंकि अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट तो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, मेनी केसेस आर पेंडिंग, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, भाई का केसेस, बहन का केसेस, तलाक का केसेस, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट में चलते हैं। फैमिली कोर्ट्स भी हैं हालांकि, लेकिन स्टिल हाई कोर्ट के पास अपीलेबल पावर्स भी होती है, तो अपील होकर भी हाई कोर्ट में ही जाते हैं। तो इसीलिए डिजाइन की गई NCLT, कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर सेक्शन 408, लेकिन पिक्चर में नहीं आई। 2013 में एक्ट आया, 14 से सेक्शंस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पिक्चर में आने लगे। स्टार्टिंग में 98 सेक्शंस लेके आए, लेकिन फिर भी NCLT से कनेक्टेड सेक्शंस पिक्चर में आए ही नहीं, स्टॉप कर दिए गए। इसकी वजह क्या थी, इसका रीजन क्या था, तो इसका रीजन था बच्चों इस पर स्टे आना, कि NCLT इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, NCLT के आने से, अगर NCLT पिक्चर में आई है तो NCLT ने हाई कोर्ट की पावर छीनी है या हाई कोर्ट की हेल्प करी है, हेल्प करी है। अगर सीधे तरीके से हम पॉजिटिव मैनर में सोचे तो NCLT के आने से हाई कोर्ट को मदद मिली है, सुपरसीड नहीं किया, हाई कोर्ट की पावर को छीना नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट को क्या किया है, हेल्प किया है।
क्लियर या ऑल क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? हाई कोर्ट की क्या करी है? हेल्प करी है। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों, एडवोकेट्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी और उन्होंने कहा एनसीएलटी इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट अगर हम सपोर्टिंग जुडिशियल बॉडीज तैयार नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में केसेस रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे और हमारे यहाँ पे जस्टिस सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, अगर किसी ने मर्डर किया और उसका केस 2 दिन में सॉल्व हो जाता है या 4 दिन में ख़त्म, फेयर ट्रायल से 4 दिन में केस डिस्पोज ऑफ, तो हर व्यक्ति क्राइम करने से डरेगा। क्राइम करने से इंसान क्यों नहीं डरता है? उसे पता है पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कोर्ट में केस चलता रहेगा। ये वजह है। इसी तरीके से आपकी जितनी भी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन एरा की बात कर रहे हैं और जब ग्लोबलाइजेशन एरा की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सिंपली तरीके से बात पता होनी चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन में हमें जो कदम रखना है वो विश्व के साथ रखना है, कदम से कदम मिला के चलना है। इट्स अ एरा ऑफ न्यू इंडिया, इट्स अ न्यू इंडिया, बदलता हुआ भारत है ये। तो ये 2013 में जब सेक्शंस नहीं आए तो कोर्ट में केस पेंडिंग था और 2016 जून में नोटिफाई किया गया। जब केस गवर्नमेंट जीत गई तो ये सेक्शंस पिक्चर में आ गए। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि एनसीएलटी में जो केस चल रहा है, एनसीएलटी में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, अगर, अब सुनना ध्यान से, एनसीएलटी में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं अगर एनसीएलटी के डिसीजन से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ जाएगा? तो इन्होंने कहा फिर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, अपीलेंट बॉडी भी बना दी, दैट इज एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल। तो हमारे जितने भी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स हैं वो किसके थ्रू सॉल्व होते हैं? एनसीएलटी। एनसीएलटी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं और उसी के साथ साथ टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। अब ये टेक्निकल मेंबर कौन होते हैं? तो टेक्निकल मेंबर होते हैं जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है फील्ड की, जैसे कंपनी सेक्रेटरी हैविंग अ टेक्निकल नॉलेज ऑफ कॉर्पोरेट लॉज, तो वो टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। एक जुडिशियल मेंबर्स होते हैं हैविंग जुडिशरी बैकग्राउंड, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड आपके जितने भी कोर्ट ऑफ सेशन है, मतलब जिनके पास जुडिशियल बैकग्राउंड है वो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है वो टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? अब देखो थोड़ा सा एनसीएलटी के बारे में भी देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, एनसीएलटी आप अपने केस का स्टेटस देख सकते हो थ्रू आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। सबसे पहले आपको बेंचेस, ये देखिए बेंचेस हैं, प्रिंसिपल बेंच, प्रिंसिपल बेंच आप किसी भी बेंच का देख सकते हो। तो पहले एनसीएलटी की पूरी कहानी समझ लेते हैं, एनसीएलटी है क्या। तो नेशनल मतलब, देखिए नेशनल का मतलब है राष्ट्रीय, यहाँ पे आएगा लिखा हुआ राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण। राष्ट्रीय मतलब नेशनल, कंपनी आप जानते ही हो, लॉ मीन्स विधि एंड ट्राइब्यूनल अधिकरण। तो देखो आप इसमें देखोगे एनसीएलटी को, ये देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मीन्स एनसीएलटी को किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 408 और इसकी इफेक्टिव डेट आपको नजर आएगी, दैट इज टू बी 1st of June एंड द ईयर इज 2016। इन द फर्स्ट फेज एमसीए हैज सेट अप 11 बेंचेस, मतलब जो स्टार्ट हुआ था ना वो 11 बेंचेस से हुआ था। कौन बच्चा ऐसा है जो क्लास में ये बताएगा कि बेंचेस क्यों होती हैं, बेंचेस का क्या लॉजिक है? बताइए बेंचेस क्यों बनाई गई? एक तो प्रिंसिपल बेंच रहेगी, बाकी अलग अलग स्टेट्स में बेंचेस होगी, पर बेंचेस क्यों होंगी? बेंचेस क्यों बनाई गई?
ताकि जहाँ के केसेस हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको इजीली सॉल्व कर सकें। इसीलिए बेंचेस बनाई जाती हैं, इसीलिए बेंचेस बनाई जाती हैं। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? सो in the first phase, Ministry of Corporate Affairs has set up how many benches? 11 benches. The main bench is situated at New Delhi and 10 other benches, New Delhi, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Chandigarh, Guwahati, Mumbai. These benches are headed by the President, Chief Justice Retired Ramalingam Sudhakar and comprise 16 judicial members, 9 technical members. मैंने आपको अभी अभी बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आ जुडिशियल मेंबर्स एंड आ टेक्निकल मेंबर। आप जानते हो जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर के बीच में क्या डिफरेंस है? अभी तो बताया आपको थोड़ी देर पहले। जुडिशियल मेंबर जिनके पास जुडिशरी बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस है, और टेक्निकल CA, CS, CMA जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है, उन्हें बोलते हैं टेक्निकल मेंबर्स। लेकिन टेक्निकल मेंबर के लिए भी इन्होंने कंडीशन लगा रखी है कि आपके पास 15 ईयर्स का कम से कम प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर टेक्निकल। अब ये मत करना सीधा CS क्वालिफाई, NCLT दर्शन हमें मेंबर बना ले, दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। ठीक है, यस, उसके लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो ये आपकी जो है जितने भी केसेस हैं वो यहाँ पर चलते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा अबाउट अस ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी अभी जो मैंने आपको बताया वो सारा है। दिल्ली में आपका जो है लोधी रोड पर है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCLT अहमदाबाद, स्टेट ऑफ गुजरात, UT ऑफ दादरा नगर हवेली, NCLT इलाहाबाद, ठीक है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब देखो उत्तराखंड वालों के लिए कितनी मुसीबत है। इलाहाबाद समझते हो आप कहाँ पे पड़ता है? यूपी में तो पड़ता है, लेकिन उत्तराखंड वाला कहाँ जाएगा? इलाहाबाद केस डील करने के लिए। मुसीबत उनके लिए देखिए, कोई व्यक्ति अगर देहरादून में रहता है तो उसको केस लड़ने के लिए, केस डील करने के लिए इलाहाबाद, उसके लिए कितनी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने स्टेट ऑफ यूपी और स्टेट ऑफ उत्तराखंड बना दिया, आसपास नहीं है। NCLT अमरावती बेंच आंध्र प्रदेश, बेंगलोर बेंच स्टेट ऑफ कर्नाटका, चंडीगढ़ बेंच देखो भाई साहब, NCLT चंडीगढ़ बेंच स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ JNK, स्टेट ऑफ पंजाब, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड स्टेट ऑफ हरियाणा। पैसे की दिक्कत है, समझो बात को। अभी बढ़ा दिए हैं, लेकिन इन्होंने अभी थोड़ी बेंचेस बढ़ा दिए हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ये चेन्नई है, कटक बेंच है, गुवाहाटी बेंच है, ये देख लीजिए 8 जगह का। NCLT हैदराबाद। लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उस हिसाब से NCLT की बेंचेस भी क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। NCLT में केस रिप्रेजेंट, NCLT हमारे लिए इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है मैं बताती हूँ आपको। बिकॉज NCLT आने से इट्स गिव्स अ न्यू होप टू अ बडिंग कंपनी सेक्रेटरी, इट गिव्स अ न्यू विंग्स टू अ कंपनी सेक्रेटरीज। क्योंकि अगर हम बात करें प्रायर टू दिस, कंपनी के जितने केसेस हैं वो हाई कोर्ट में चलते थे, और कंपनी के जितने केस अगर वो हाई कोर्ट में चल रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई कोर्ट में केस अगर चल रहा है तो वहाँ पे तो कंपनी सेक्रेटरी का कोई रोल ही नहीं है। हालांकि सारा रोल CS का ही है, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी चाहकर भी अपने केस को NCLT में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वो एक तरीके से अपने आप को अनईजी फील करते थे। बट नाउ अ डेज अब कंपनी सेक्रेटरी अपने केसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ NCLT, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। इसीलिए अब कंपनी सेक्रेटरी के पास 2 एक्सपोजर आ जाते हैं, एक तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपोजर जो आपके काम है ही, दूसरा जुडिशरी भी कहीं ना कहीं आता है। बहुत अच्छा खासा पैसा है, और आपके ही जैसे बच्चे आगे चल के फ्यूचर में अच्छे अच्छे पिटिशनर्स, अच्छी लीगल प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी अच्छा खासा पैसा कॉर्पोरेट्स में है, क्योंकि कोई भी कंपनी का केस, कोई भी कंपनी करोड़ में टर्नओवर से कम रखती नहीं। जब कोई करोड़ों का टर्नओवर मेंटेन करती है तो ऑब्वियस सी बात है लाखों की फीस तो देती है। तो बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं, अच्छी खासी फीस होती है। जैसे जैसे प्रोफेशनल कैरियर में मतलब एक चीज़ होती है, प्रोफेशन, आप जब प्रोफेशनल हो और धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो तो जो अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं वो समय के हिसाब से सारे स्टार्टिंग में वो सब काम करते हैं,
लेकिन समय के हिसाब से बड़े काम करने के लिए वो छोटे छोटे कामों को छोड़ते चले जाते हैं और बड़े बड़े काम पे शिफ्ट होते चले जाते हैं जैसे जैसे प्रोफेशनल्स आगे बढ़ते हैं। जैसे इनिशियल में आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो इनकॉर्पोरेशन का काम भी करोगे, फॉर्म फाइलिंग भी करोगे, XBRL फाइलिंग भी करोगे, सब करोगे। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में अच्छा सेटल कर लोगे अपने आप को, तो फिर आप इनकॉर्पोरेशन का काम किसी को भी रेफर कर दोगे अपने जूनियर CS को कि ठीक है यार उसको भेज देता हूँ, वो कर लेगा। आप नहीं डील करोगे। हो सकता है आपके यहाँ पे बहुत सारी टीम हो जो वो पर्टिकुलर टीम को आप काम हैंड ओवर कर दो, बट इट्स बेटर मैं इससे अच्छा तो 2 केस डील कर लूँगा, 2 केस में इनकॉर्पोरेशन से बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ड्राफ्टिंग कर लेता हूँ, अमलगमेशन करा देता हूँ, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा करोगे क्योंकि उसमें इनकम ज़्यादा होती है। तो हमने यहाँ पे बात करी NCLT और साथ में बात करी NCLAT की। NCLT पिक्चर में कब आई थी? 1 जून 2016 और NCLAT भी इसके साथ ही सेट ऑन की गई थी, डाल दिया गया था, क्योंकि NCLT के डिसीजन से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सीधा जो है कहाँ पे केस फाइल करेंगे? NCLAT। ठीक है, तो ये आपकी हायरार्की रहेगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद बच्चों एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशंस, ये सब चीज़ें हम कवर कर ही चुके हैं। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन सब डिवीज़न इन लॉ मैंने आपको सिखाई दिया है। अगर हम बेसिक्स में देखें तो ये डेफिनेशन मैंने पिछली क्लास में आपको कवर कराई दी है। डेफिनेशंस भी हमारी हो चुकी है ना, टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस, एग्जॉस्टिव वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमने ये डेफिनेशंस कवर करने के बाद मैं आपको एक इलीगल एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट सिखा रही थी, है ना। इलीगल एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट हम सीख रहे थे। 464 illegal association, that is to be mentioned in 464. ये है इलीगल एसोसिएशन। अब इसमें बच्चों जो इलीगल एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये क्या था, क्योंकि ये भी आपके इससे आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इलीगल एसोसिएशन से। अभी जैसे कि मैंने आपको एक सेक्शन बताया था 462, बताया था ना, कौन सा सेक्शन? 462। क्या बताया था 462 के अंदर? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले 462 में क्या बताया था? वेरी गुड, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब इसको ध्यान से सुनते हैं, ये है क्या, ये क्या कहना चाह रहे हैं और ये क्यों आया। लेकिन उससे पहले एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हमें कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो हम सबसे पहले अपने क्लाइंट से क्या पूछेंगे? जल्दी बताओ फटाफट से।
अगर हमें कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो हम अपने क्लाइंट से क्या पूछेंगे कि आपको कंपनी कौन सी इनकॉर्पोरेट करनी है, कौन सी मतलब पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है या प्राइवेट कंपनी। तो अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें या प्राइवेट कंपनी कोई सी की भी ले लेते हैं तो सबसे पहले हमारी एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? स्टैट्यूटरी, इट मीन सेक्शंस के हिसाब से। तो आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, कौन कौन से सेक्शन होंगे? सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 में क्या है? सेक्शन 3 के अंदर बच्चों मिनिमम मेंबर्स है। क्या बोला मैंने? सेक्शन 3 में क्या है? मिनिमम मेंबर्स। अगर आपको कंपनी पब्लिक बनानी है तो मिनिमम मेंबर्स जो चाहिए वो दैट इज टू बी 7। और अगर कंपनी प्राइवेट बनानी है तो मिनिमम मेंबर्स जो होने चाहिए दैट इज टू बी 2। मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 2। पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम मेंबर 7। इसी तरीके से अगर आपको कंपनी बनानी है पब्लिक तो आपको मिनिमम डायरेक्टर्स चाहिए। क्या बोला मैंने? फिर से बताओ, मिनिमम डायरेक्टर। फिर बताओ कितने क्या चाहिए? मिनिमम डायरेक्टर। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 3। ठीक है, मिनिमम डायरेक्टर 3। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2। और डायरेक्टर का सेक्शन में बता देती हूँ 149। ये लिखी हुई है कहाँ पर बात? सेक्शन नंबर 149। इट मीन्स सेक्शन 149 के तहत हमें मिनिमम डायरेक्टर मेंटेन करने हैं। ओके, ये 2 बातें हो गई। अब उसी के साथ साथ हमने कहा और क्या करना है, तो और इन्हें ये चेक करना है कि आपको प्रिपेयर करना है क्या? MOA और AOA। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या प्रिपेयर होगा? MOA एंड AOA, ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होंगे। कौन से सेक्शन के तहत बताओ जल्दी? सेक्शन नंबर 4 एंड 5। यहाँ पर भी हम लिखेंगे सेक्शन नंबर 4 एंड साथ में क्या है? 4 एंड 5। ठीक है बच्चों। और जब हम ये सारे सेक्शन कवर करते हैं तो इसके साथ साथ हमें एक सेक्शन और याद रखना पड़ता है, दैट इज सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 6 कॉमन सेक्शन है जो हमेशा याद रखना है एज ए CS। सेक्शन 6 हमारा कॉमन रहेगा। और पिक्चर में एक और सेक्शन आएगा दैट इज सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 में पूरा प्रोसेस दिया है इनकॉर्पोरेशन का। अगर हम सेक्शन 7 की बात करेंगे तो कंप्लीट एंटायर प्रोसेस दिया है हमारा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का। तो देखो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ पहले सेक्शन नंबर 6। तो सेक्शन 6 को जरा समझना, ये क्या है? बड़ा छोटा सा सेक्शन है लेकिन बहुत बड़ी बात करता है। ओवरराइड, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल्स एक्सेट्रा। बच्चों यहाँ पे एक बात लिखी हुई है एक्सेट्रा, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेट्रा? एक्सेट्रा किसे बोलते हैं? हाँ जी बताइए जल्दी से, एक्सेट्रा किसे बोला जाएगा? एक्सेट्रा। अच्छा मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? मैंने बोला कैट, डॉग, काउ, कैट, डॉग, काउ, एक्सेट्रा। अब जिससे पूछा आंसर वही देगा, कैट, डॉग, काउ, एक्सेट्रा। तो एक्सेट्रा में किससे पूछे किससे पूछे किससे पूछे किससे पूछे, कौन बताएगा? आप बताओ बेटा, एक्सेट्रा में क्या आएगा? कैट, काउ, डॉग, एक्सेट्रा। बताइए ना क्या आएगा? नहीं पता? जैसे कि नाम बताओ। बफेलो और हॉर्स और बताइए ना। और जैसे कि आप बताओ बेटा, एक्सेट्रा में क्या आएगा? कैट, डॉग, काउ, बफेलो बोल दिया इन्होंने, एक्सेट्रा। और बताओ क्या आएगा? रैबिट है, कीप क्वाइट प्लीज। और बताओ क्या आएगा? और जितने भी एनिमल्स हैं, ये भी सही है। और आप बताओ बेटा,
एक्सेट्रा में प्लीज बात सुनो ध्यान से। हॉर्स आ गया, और शेर, गधा, और बताओ, अपना ही नाम ले लिया, नाली में मुंह दे लिया, नाली में ततैया, हाय मेरी मैया, बिल्ली लाई आटा, बिल्ली का मुंह चाटा। ठीक है, अब सुनिए, ध्यान दीजिए, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। एक्सेट्रा बताइए, एक्सेट्रा में क्या आएगा? बहुत कुछ सीखा था हमने अपने स्कूल के टाइम पे, बहुत शरारती बच्चे हुआ करते थे। आप तो क्या शरारती हैं, कोएड के बच्चे होते ही, कॉन्वेंट के बच्चे बहुत तेज होते हैं, वो देखने में बहुत सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, लेकिन कभी एक्चुअल पिक्चर देखनी है ना अच्छे कॉन्वेंट की, तो उसकी स्कूल बस में देखो, जहाँ जिसमें टीचर ना हो, बस बच्चे बच्चे हो, एक्चुअल पिक्चर समझ में आती है। फीस बहुत अच्छी जाती है, बहुत अच्छी खासी फीस देते हैं, लेकिन वो इतनी हाई फाई बातें करते हैं कि आदमी के दिमाग से धुआं निकल जाता है। ठीक है, तो हम तो ऐसे भी बोलते थे, जैसे संडे की छुट्टी रहती थी कि तख्ती पे तख्ती, तख्ती पे दाना, कल की छुट्टी परसों को आना। सुनिए, ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कह रही हूँ। मैंने कहा काउ डॉग एक्सेट्रा, काउ डॉग हॉर्स एक्सेट्रा, और बताइए एक्सेट्रा में क्या आएगा? ये साफ बताइए बेटा, अपने दिल की बात करना, मोदी जी मन की बात करते हैं, किसी की नहीं सुनते। हाँ बताओ। गधा बोल, मतलब तुम्हें गधे से क्या प्रेम है पूरी क्लास को? जिससे भी आंसर पूछ रहे हो वही डंकी भी नहीं बोल रहे भाई। सब कंपनी सेक्रेटरी हैं, बोर्ड मीटिंग चल रही है, डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, कोई भी डिस्कशन चल रहा है, डंकी नहीं बोल रहे, सर गधा, हर बात पे सर गधी सर ही इज गधा, ही इज गधी। वो ये क्या मतलब, तुम डंकी तक नहीं बोल रहे हो। ठीक है, और बहुत से बच्चे तो पीछे इंग्लिश बोलना ही नहीं चाह रहे। देखो कुछ शब्द ऐसे जो इंग्लिश में ही बोलने चाहिए, जैसे कि ब्रदर इन लॉ। अब तुम उसे हिंदी में बोलोगे, हाँ देखो वो पूरा असली बच्चा है, वो हिंदी ही बोलेगा। ठीक है, तो इट मीन्स, अब मेरी बात सुनिए, डॉग जो है वो इंग्लिश में अच्छा लगता है, और कई बार तो इंग्लिश में भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिन लोगों के जो है, जिन लोगों ने पाल रखे होते हैं, उनको अगर ये बोल दो ना आप अपने डॉग को उधर करना, बोले नहीं मेरा सोना बच्चा है, इसका नाम नहीं लेना, इसका नाम है प्रॉपर, वो बर्थडे तक सेलिब्रेट करते हैं, है ना आजकल ये कल्चर। हो सकता है क्लास में कोई पैट लवर हो, आजकल कोई भरोसा तो है नहीं पैट लवर, पैट मीन्स पैट ही तो होना चाहिए। अब एक्सेट्रा की जब हमने बात करी है, तो बच्चों इसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बोलते हैं। यहाँ पे मैंने जो शब्द बोले वो सारे पालतू जानवर थे। अब यहाँ पे आप ऐसा तो है नहीं कि एक्सेट्रा में आप शेर लेके आओगे, कि आज आप उसमें स्नेक्स लेके आओगे। आजकल शौक कुछ भी हो सकता है। पता चला आप किसी के घर गए, आप सोफे पे बैठे हुए हो और नीचे से निकल के आपने कहा माय गॉड स्नेक, तो वो कह रहे नहीं नहीं इट्स माय सोना बच्चा। ठीक है, दिस इज पॉसिबल, दिट मे बी पॉसिबल। सो एक्सेट्रा में जो वर्ड आएगा इंटरप्रिटेशन के हिसाब से पालतू जानवर। आजकल शौक बड़े अलग, शौक बड़ी चीज़ है भाई साहब। अभी 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 क्या हुआ रिसेंट में, एक कुछ टाइम पहले हम लोग एक फंक्शन में विजिट किए थे उनके घर पे। तो फंक्शन में क्या था कि नीचे जो है उनके यहाँ पे, नीचे उनके यहाँ फंक्शन चल रहा है, उनका डॉग है, और वो उससे मतलब मुझे लगता है वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि शायद वो अपने बच्चों से नहीं करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर उनके थर्ड फ्लोर पे हम लोग पहुँचे, ऐसे गेस्ट लोग पहुँचे हुए थे। थर्ड फ्लोर पे पहुँचे, वहाँ रैबिट घूम रहे हैं। मैं तो भाई पीछे आ गई, पता नहीं आगे चल के स्नेक ना घूम रहा हो कहीं इधर उधर, क्योंकि जिससे शौक होता है ना उससे शौक बड़ी चीज़ है। तो खैर यहाँ पे जो एक्सेट्रा वर्ड यूज़ किया है बेटा, एक्सेट्रा में जो आएगा, जो मीनिंग लिया जाएगा एक्सेट्रा में, वो एक्सेट्रा में आपके आएंगे पालतू जानवर। क्या आएंगे जरा बताना? पालतू जानवर। जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स कवर किए जाएंगे। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे सेक्शन 6 में एक्सेट्रा वर्ड यूज किया है। क्या वर्ड यूज किया है? एक्सेट्रा। नो व्हाट आई मीन बाय द एक्सेट्रा? एक्सेट्रा में यहाँ पे क्या आएगा? इन्होंने एक बात बोली है कि भैया ये जो एक्ट है ना, कौन सा एक्ट? दैट इज द कंपनीज एक्ट। क्या बोला मैंने? कंपनीज एक्ट। उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। कंपनीज एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा किसके ऊपर? दैट इज टू बी MOA, AOA, है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। क्यों? जरा इसके भी लॉजिक समझो। और इन्होंने एक और वर्ड यूज किया एक्सेट्रा। अब इन्होंने यहाँ पे जो एक्सेट्रा है इसके अंदर आएगा कोई भी रिजोल्यूशन, कोई भी डॉक्यूमेंट्स। तो एक्सेट्रा को आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन देनी पड़ेगी। तो एक्सेट्रा में यहाँ पे इन्होंने कवर किया ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट
ये सेक्शन जो आया है ये प्रोटेक्शन लेके आया है। किसकी प्रोटेक्शन लेके आया है? पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट की। इन्होंने कहा व्हाट इज द मेन एम, व्हाट इज द मेन इंटेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की मेन इंटेंशन क्या है? कौन बच्चा बताएगा? रिप्लाई करके बताना जल्दी से। कंपनीज एक्ट की मेन इंटेंशन क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। अब कंपनीज एक्ट तो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन आगे चल के हो क्या रहा है कि जब वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसी के साथ साथ आपने अपने यहाँ कोई डॉक्यूमेंट में ऐसी बात डाल रखी है जो कंपनीज एक्ट की काट करता है। हो सकता है ना ऐसा? आपने कोई रिजोल्यूशन पास कर लिया, तो इसीलिए पिक्चर में आता है सेक्शन नंबर 6। और सेक्शन 6 का भाई और बहनों क्या होता है? ओवरराइडिंग इफेक्ट। सेक्शन 6 ने क्या कहा जरा समझिए। सेक्शन 6 कहता है कि मैं जो हूं आग लगा दूंगा। कि कैसे? कि अगर मेमोरेंडम में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी रिजोल्यूशन के अंदर अगर कोई भी ऐसा शब्द प्रयोग किया गया या कोई भी ऐसी बात हुई जो कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करती है तो वो नल एंड वॉइड होगा। क्या होगा जरा बताना? नल एंड वॉइड। लेकिन जब मैंने इसकी शुरुआत करी बच्चों, तो मैंने आपसे पहले ही बताया, अगर आप सोच रहे हो कि आप कंपनीज एक्ट को रट लोगे तो इस जन्म में तो संभव नहीं है। जब तक आप इसे समझोगे नहीं तो एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते हो। समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। मैंने कहा आज जो पढ़ाई कर रहे हो 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको इंडस्ट्री में काम करना है और आपको सेक्शन 6 का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि सेक्शन 6 ये कह रहा है कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, चाहे वो एमओए हो, चाहे वो एओए हो, चाहे वो एग्रीमेंट हो, या आपने कोई रिजोल्यूशन पास किया हो, उसके अंदर अगर एक भी चीज आपने ऐसी लिखी, कोई भी पॉइंट ऐसा लिखा जो ओवरराइड करता है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? नल एंड वॉइड। क्या बोला मैंने? नल एंड वॉइड। क्लियर या ऑल क्लियर? अब एक बात सुनना, मैं आपके सामने एक पॉइंट रखती हूं और फिर आप उसका आंसर करना। मैंने आपका बेस क्लियर कर दिया। मान के चलिए हम कोई एक्ट पास कर रहे हैं, प्लीज नो टॉकिंग। हमें कोई एक्ट एक्सरसाइज करना है, और जो एक्ट हमें एक्सरसाइज करना है कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। आप उस काम को तब कर सकते हो अगर 75% शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लोगे तो वो एक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है? एसआर। और आप अपने आर्टिकल्स के अंदर ये लिख रहे हो कि हम इस एक्ट को OR मतलब 50% या उससे ज्यादा लोगों से अप्रूव करा के कर सकते हैं। तो बताइए क्या एओए के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स से इनवैलिड मैम? आपके आर्टिकल्स के अंदर एओए है और मेमोरेंडम के अंदर, सॉरी, आपके आर्टिकल्स के अंदर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है मतलब 51% और मोर, और कंपनीज एक्ट में लिखा है कि आप 75% या उससे ज्यादा लोगों से ही अप्रूव करा के काम कर सकते हो। तो आपके हिसाब से जो एओए के अंदर ये बात लिखी हुई है, जो ये आपका कंप्लायंस लिखा हुआ है, जो रिजोल्यूशन लिखा है, ये वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड, इनवैलिड? मैंने आपको मजबूर कर दिया सोचने के लिए। जब तक क्लास के अंदर 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक क्लास में बच्चों को 100% चीजों की क्लैरिटी नहीं आएगी। क्या बोला मैंने? इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन। मैंने कहा आर्टिकल्स के अंदर लिखा है 51% और मोर, और कंपनीज एक्ट में लिखा है 75% और मोर, 3 टाइम्स इन फेवर। अब बताइए आर्टिकल में लिखी हुई ये पॉइंट वैलिड और इनवैलिड? How many students say ma'am valid? Please raise your hand. How many students say ma'am valid? भैया कोई तो हाथ उठाओ। Valid, invalid? How many students say ma'am invalid? Perfect. और कुछ बच्चे ना इधर के ना इधर के, जैसे वैलिड में ऐसे और इनवैलिड में ऐसे हाथ उठाया था मैम। ठीक है, वैलिड, इनवैलिड। अच्छा वैलिड वाले हाथ उठाइए बच्चों। इनवैलिड? यार तुम हाथ भी सही नहीं, ऐसे करके हाथ उठाओ सारे बच्चे, दोनों हाथ उठाओ।
ये ऐसे, यस परफेक्ट, ताली बजाओ ऐसे। अब वाओ, चलाओ हाथ अपने, बहुत बढ़िया, तेज तेज, 1 2 3, यस 1 2 3, यस तेज तेज। अब बराबर वाले को पीट मत देना इस बहाने से, 2-3 चटका दो उसमें, ठीक है। देखिए बच्चों, क्या होता है कि आप जैसे बैठे बैठे ना सुस्त हो जाते हो, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ता है। सुनिए, ध्यान दीजिए, हेलो हाय, सुनिए मेरी बात। लेकिन मैं यहां पे सेक्शन की दूसरी भाषा आपको सिखाऊंगी। सेक्शन में एक बात लिखी है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, हेलो, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, जो प्रोविजन मैंने अभी बताया कि कंपनीज एक्ट में ओआर है और आर्टिकल्स में आपने एसआर कर लिया, इस क्वेश्चन का आंसर जो सही देगा बच्चा, मैं मान लूंगी ब्रिलियंट बच्चा है, मान लूंगी इसे ब्रिलियंट बच्चा है, सही में ही ब्रिलियंसी होगी, और उसको मेडल पहनाऊंगी आज की क्लास में, पक्की बात, 100%। पहले क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने मेंशन किया ड्राफ्टिंग के टाइम कि हम एसआर पास करेंगे, और कंपनीज एक्ट के अंदर ओआर लिखा है। हाँ बताइए जल्दी से, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ जी बच्चों, जल्दी बताओ प्लीज। पहले क्वेश्चन सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, पहले क्वेश्चन सुनना ध्यान से। कंपनीज एक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट है, क्या बताइए जल्दी से, कंपनीज एक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट है ओआर, लेकिन आपने आर्टिकल्स में लिखा है एसआर, ये वैलिड या इनवैलिड? पहले हेडिंग पढ़िए, क्या है, एक्ट टू ओवरराइड एमओए आर्टिकल्स एक्सेट्रा। अगर कोई भी ये समझ लीजिए बस, लास्ट में क्या लिखा, अगर ऐसा कुछ होगा तो बिकम्स और टू बी वॉइड एज द केस मे बी। इससे पहले आपने बोला था मैम इनवैलिड है, अब बताइए वैलिड इनवैलिड? वैलिड इनवैलिड? वैलिड इनवैलिड? परफेक्ट। मतलब मेजॉरिटी ऑफ बच्चे क्या कह रहे हैं कि मैम क्या है ये, ऐसा कोई बच्चा जो वैलिड कह रहा हो क्लास में कि मैम ये वैलिड है, कि मैम ये वैलिड है? कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा है जो ये कहता हो कि मैम ये वैलिड है, बाकी के बच्चे कह रहे हैं इनवैलिड है? मैंने कहा जी बिल्कुल सही। कोई बच्चा क्लास में ऐसा बोल रहा हो जो ये कह रहा हो मैम ये वैलिड है? कोई नहीं है, इनवैलिड है मतलब। अच्छा, इनवैलिड वाले हाथ उठाओ, सही से हाथ उठाना बेटा। और वैलिड? वैलिड मतलब आज किसी को मेडल मिलना ही नहीं था, आज मैंने मूड बनाया था तो आज मिलना ही नहीं था। वैलिड। सुनिए, अब इसकी रीजन सुनिए बच्चों। मैं आपको एक बात तो बता देती हूं कि अगर आपने लगातार बैच के लास्ट डे तक सिर्फ क्लास को ढंग से सुन भी लिया तो भी पास हो आप, ये ध्यान रखना मेरी बात। अब मेरी बात सुनो, ये वैलिड होगा, और अब ये भी सुनिए क्यों, इसका रीजन समझिए। इसका रीजन ये है, द मेन एम ऑफ कंपनीज एक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी को कोई एक्ट एक्सरसाइज करना है और उस एक्ट के अंदर जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स की अप्रूवल होगी उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। तो ओआर के लिए 51% और मोर चाहिए, और एसआर के लिए 75% या उससे ज्यादा। तो अब ओआर में हमने एसआर लिखा तो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हो गए। क्या हो गए जरा बताना? स्ट्रिंजेंट।
अब स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हो गए, टफ प्रोविजंस हो गए, तो इट मीन्स हमने ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा मेंटेन करी है, शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा किया है, कंपनीज एक्ट से भी ज़्यादा इंटरेस्ट हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो उन्होंने OR बोला था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं SR, तो वैलिड हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, जनरल रूल ये है कि कंपनीज एक्ट को कोई भी डॉक्यूमेंट MOA AOA के अंदर लिखी हुई ऐसी कोई बात जो कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करता है, दैट इज नल एंड वॉइड, प्रोवाइडेड द इंटरप्रिटेशन इज दैट कि उस पॉइंट से अगर आप शेयर होल्डर्स की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कर रहे हो कंपनीज एक्ट से भी ज्यादा, तो वो वैलिड हो जाएगा। दैट इज द लॉजिक इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। आप ये बताइए सेक्शन 6 पिक्चर में क्यों आया, इसका रीजन बताओ। सेक्शन 6 प्रोटेक्शन के लिए आया, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो क्या कंपनीज एक्ट उसे नल एंड वॉइड बोलेगी? आंसर इज नो, दैट इज द सिंपल लॉजिक एंड दैट इज द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। क्लियर, यू ऑल क्लियर? समझ में आई मेरी बात? तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 6 और इन्होंने कहा सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट shall effect notwithstanding anything to the contrary contained in memorandum or articles of company or in any agreement। तभी इन्होंने कहा था MOA AOA एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में देखिए पहला वर्ड क्या यूज किया, कौन? एक्सेट्रा में पहला शब्द क्या है? एग्रीमेंट। एक्सेट्रा में पहला वर्ड क्या है? एग्रीमेंट। एक्सेट्रा में दूसरा वर्ड क्या है? रिजोल्यूशन पास बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो इट मीन्स एक्सेट्रा में ये दोनों चीजें कवर हुई, चाहे कोई एग्रीमेंट है चाहे कोई रिजोल्यूशन। बाय एनी प्रोविजन इन MOA आर्टिकल्स एग्रीमेंट शैल एक्सटेंड रेपुगेंट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बिकम्स वॉइड एज द केस मे बी। तो इट मीन्स बच्चों अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 7 में क्या दिया गया है? दैट इज टू बी प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्रोसेस ऑफ क्या है बच्चों? इनकॉर्पोरेशन। जो कंपनी एक्ट का प्रोसेस दिया गया है कि कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। इसके बाद अगर आप देखोगे ये आपका सेक्शन 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 8 में 8 सेक्शन, देखो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के बीच में एक डिफरेंस है। सेक्शन 7 के अंदर प्रोसेस दिया है। सेक्शन 7 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 7 के अंदर प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। क्या है बताना जरा? प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और सेक्शन 8 के अंदर भी प्रोसेस है लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी है, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट, NPO या फिर क्या बोलते हैं? NGO। क्या बोला मैंने? NPO या फिर NGO। और उसी के साथ साथ यहां पे इन्होंने, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 क्या कहता है? दैट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट मेंशन इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब जो तारीख लिखी हुई है किसके अंदर? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन इशू करता है? ROC। एज फ्रॉम द टाइम बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल बी बॉडी एक्साइजिंग ऑल फंक्शंस, उनके पास आ जाएगी, कंपनी के पास सारी पावर्स आ जाएंगी। ये बात लिखी हुई है हमारी सेक्शन नंबर 9 में, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम है कि मेमोरेंडम आर्टिकल जैसे ही रजिस्टर हो जाते हैं तो वो बाउंड कर लेते हैं। सेक्शन 11 मैंने आपको बताया ही था, सेक्शन 11 पिक्चर में है नहीं। सेक्शन नंबर 12 है कंपनी के पास अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। कंपनी हैविंग इट्स ओन रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है बच्चों, तो वापस चलते हैं फिर दोबारा से। जब भी कभी हमें कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो सेक्शन आप मुझे बताओगे। हाँ जी, जब भी कभी हमें कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो सेक्शंस आप मुझे बताओगे कौन कौन से सेक्शन है जो हमें इस्तेमाल करने हैं। यस बताइए जल्दी जल्दी, कौन कौन से सेक्शन है? कम ऑन रिप्लाई। पहले बताइए, सबसे पहला सेक्शन। वेरी गुड। सेक्शन नंबर 3 के हिसाब से मिनिमम मेंबर्स डिसाइड किए जाते हैं। हर कंपनी के अलग अलग मिनिमम मेंबर हैं, 1, 2 और 3, है ना। 1 इन केस ऑफ OPC, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 3 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। उसी के साथ साथ उसके बाद हमारा आता है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 बहुत आसान है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 5, दैट इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 6, इफेक्ट
ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट ओवर एमओए एंड एओए। फिर हमारा आता है पिक्चर में सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 के अंदर दिया गया है प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 8। सेक्शन 8 के अंदर दिया है एनजीओ या फिर एनपीओ। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 9, दैट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस तरीके से हमारे 9 सेक्शंस चलते हैं। फिर पिक्चर में आता है सेक्शन नंबर 12 जो कंपनीज एक्ट से कनेक्टेड है, क्योंकि 11 तो पिक्चर में है नहीं, 10 में सर्टिफिकेट है। 12 के हिसाब से क्या है, कंपनी के पास अपनी क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस। अब बताओ दोबारा से सारे बच्चे, क्लोज योर आइज फास्ट। फिर आपकी ये क्लास ओवर हो जाएगी। क्लोज योर आइज फास्ट, यस कम ऑन। सारे बच्चे आंख बंद करो, सबको विद्या का समय। लड़की नहीं है विद्या, पहले ही बताया था, विद्या माता। आंखें बंद करो, यस सारे बच्चे क्लोज योर आइज फास्ट। यस, सेक्शन नंबर 1 के अंदर क्या है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। सेक्शन 1 में क्या है बच्चों, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 220, 241, 268, 270, 271। ओके, उसी के साथ सेक्शन 3, प्राइवेट कंपनी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मेंबर्स, 2, पब्लिक कंपनी 7, ओपीसी 1। देन सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 ओवरराइडिंग इफेक्ट, सेक्शन 7 प्रोसेस, सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 9 इफेक्ट, सेक्शन 12 कंपनी हैविंग इट्स ओन रजिस्टर्ड ऑफिस, सेक्शन 149 मिनिमम डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3, ओपीसी में ओपन योर आइज। ये हमने सारे सेक्शन सीक्वेंस भी पढ़ लिया। और आप एक चीज नोटिस करना, हर क्लास में जितनी भी क्लासेस चलती जा रही हैं, हर एक क्लास में मैं आपको नए सेक्शंस बताती जा रही हूं। एवरी क्लास, हर एक क्लास के अंदर हम कोई ना कोई नया, कोई ना कोई नए चीजें, कोई ना कोई नए सेक्शन सीखते जा रहे हैं। और जैसे कि सब बच्चों को स्टार्टिंग में ना एक नोट्स मिला था, स्टार्टिंग में एक नोट्स मिला था, इसको तो आपको अपनी बुक के साथ रखना ही है, ठीक है। इसको तो मतलब रखना ही रखना है, दिस इज अ बेसिक। ये पूरा चैप्टर वाइज रूट मैप है, इंटायर रूट मैप है कंपनीज एक्ट का। दिस इज अ चैप्टर वाइज रूट मैप, ओके। ये पूरे चैप्टर का रूट मैप दिया गया है। जैसे कि आप देखोगे, जैसे जैसे हम अपना सिलेबस आगे बढ़ाएंगे, आपके वैसे तो कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपके यहाँ पे लगभग 18-19 चैप्टर ही हैं, मतलब आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में ये सारे नहीं है, 18-19 चैप्टर्स दिए गए हैं, आपके यहाँ पे सारे सिलेबस में नहीं दिए गए हैं। गॉट द पॉइंट। तो ये हमारा है चैप्टर वाइज रूट मैप ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये दिस इज अ कंप्लीट रूट मैप। अभी जो है हमारा, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो देखो बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात। आज की क्लास में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए, जिसमें मैंने आपको OL बता दिया, OL आउल नहीं, ऑफिशियल लिक्विडेटर, राइट। ऑफिशियल लिक्विडेटर हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। और NCLAT क्लियर हो गया। SFI और नफरा, ये 2 कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, इनको मैं बता देती हूँ। जब नफरा हम जो पढ़ेंगे बच्चों, नफरा हमें पढ़ाया जाएगा अकाउंट्स वाले चैप्टर में। अच्छा, क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो आप अकाउंट्स के सेक्शन बता सके, कहाँ से शुरू है अकाउंट्स? अभी नहीं आपको याद होंगे, 128 से 138 वो धीरे धीरे याद होंगे, लेकिन कर सकते हो आप। 128 से 138 है ना, 128 से कहाँ तक है, 138। वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, वो धीरे धीरे बेसिकली वो धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। लेकिन कई बार इस कोर्स में एक सबसे बड़ी खासियत है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, और जिस वजह से मैं भी क्वालिफाई हुई थी, दैट इज रेगुलरिटी। जिस बच्चे के अंदर जितनी ज़्यादा रेगुलरिटी होगी, वो उतनी जल्दी क्वालिफाई करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे सिलेबस का दायरा ज़्यादा है, और जब हमारे सिलेबस का दायरा ज़्यादा होता है तो हमें हर रोज, मान के चलो हमें ज़्यादा दूरी तय करनी है, तो दूरी ज़्यादा लंबी है तो हमें रोज़ चलना चाहिए। जब हम रोज़ चलेंगे ना तो दूरी तय हो जाएगी। इट्स नॉट अ वन डे गेम, इट्स नॉट अ वन डे एफर्ट्स, इट रिक्वायर रेगुलर कॉन्टिन्यूटी। लगातार लगातार लगातार
सबसे पहली चीज तो आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना होगा, और ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए मैं बता देती हूँ सबसे अच्छा नियम, जिसने इसे फॉलो कर लिया वो मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी। कैसे, मैं बताती हूँ। आपको बस एक काम करना सीखना है, आपको 9 बजे सोना सीखना है, जगना नहीं, 9 बजे सोना, 9 o'clock। अगर तुमने ये काम स्टार्ट कर दिया, आधी टेंशन खत्म। कितने बजे बताई मैंने? 9 बजे। मैं भी अपनी लाइफ का, मेरा भी ये फंडामेंटल है, 9 o'clock के बाद मैं 9 बजे सोने चली जाती हूँ। दैट्स इट। आप 9 बजे सोना सीख लीजिए। जब मैं आपकी क्लास लेने आती हूँ, इट्स माई रेगुलर वर्क, लेकिन इससे पहले इतना सारा जो दिन में मुझे काम करना है वो पहले ही प्रिपेयर्ड होता है, वो पहले ही करके मैं आई हूँ। मॉर्निंग में मेरा यही शेड्यूल होता है, नई चीज़ें क्या पढ़नी है, क्या पढ़ानी है, क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ कि जब आप क्लास में आओ तो घर पे बहुत सारा पढ़ के आया करो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर जल्दी सक्सेसफुल होना है तो एक काम सीख लीजिए, दैट इज़ टू बी 9 बजे सोना। 9 बजे सोना, 5 बजे जगना। 9 से 5 अगर आप सोते हो, 9 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक सोते हो, तो ये आपकी परफेक्ट स्लीपिंग साइकिल है आपकी एज के हिसाब से। मेरी एज के हिसाब से 9 से 4:30, 4 काफ़ी है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे स्लीपिंग साइकिल कम होती चली जाती है। छोटा बच्चा होता है 2400 घंटे सोता रहता है ना, तो स्लीपिंग साइकिल भी उस हिसाब से ही बढ़ानी होती है। आप जैसे बच्चों को 8 घंटे साउंड स्लीप चाहिए, और तुम अगर 8 से कम सो रहे हो, ये गलत। अब एक और चीज़ सुनो, आप रात को 1 बजे सो जाओ, ठीक है, और सुबह 9 बजे सो जाओ, 9 बजे तक सो, बकवास है वो, बेकार है वो। 11 बजे तक सोओगे ना, वो भी बेकार है। सोने का तरीका होता है, एक्चुअली एक लॉजिक समझिए आप, नेचर का एक लॉजिक समझिए। जिस व्यक्ति को सूरज, जैसे जैसे सूरज के उगने से पहले, मतलब 4 बजे के बाद उसकी नींद खुलती है और दिन में वो एक्टिव फील करता है, इसका मतलब उसकी बॉडी ठीक है। और जैसे जैसे सूरज छिपता है वैसे वैसे उसे नींद आती है, इसका मतलब वो सही डायरेक्शन में। क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 तरीके के केमिकल्स जनरेट होते हैं, सेरोटोन और मेलाटोन। आप पढ़ लेना, आपके पास फोन है। जब रात को सोना होता है तो हमारा मेलाटोन बनता है, और जब जगना होता है तो सेरोटोन होता है। लेकिन जो बच्चे फ़ोन चलाते हैं उनके साथ उल्टा होता है, रात को नींद नहीं आएगी। फोन जिससे क्या होता है कि हमारा रात को सेरोटोन बनता है और दिन में मेलाटोन बनता है। जो बच्चे दिन में डीएक्टिव रहते हैं, मतलब उनकी बॉडी फिट नहीं है और वो ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं। फ़ोन सबसे बड़ा इफेक्ट यही डालता है, ये एक नेचुरोपैथी है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पे 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते, और वो 2 सब्जेक्ट में से एक नेचुरोपैथी नहीं पढ़ाई जाती और एक बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ नहीं पढ़ाए जाते। हमारे यहाँ पढ़ाते हैं जीके, जीएससी, एमएससी, वो भी बच्चा सही से नहीं पढ़ता। कुछ सब्जेक्ट हमारे यहाँ आने वाले, अगर आपने अपनी बॉडी को समझ लिया ना नेचुरोपैथी, तो सारे डॉक्टर्स की दुकान बंद हो जाएगी, ये आप समझ लीजिए। और दुनिया की सबसे कीमती चीज है हम, हमसे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है दुनिया में। सबसे ज्यादा ध्यान हमें अपने ऊपर देना चाहिए। कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना, कभी भी नहीं सोना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू फिट, इफ यू फाइन, यू अर्न करोड्स। इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट, यू आर नॉट फाइन, यू लूज एवरीथिंग। ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए आपको एक काम करना जरूरी है, दैट इज टू बी अर्ली टू बेड। आपने पोएम सुनी होगी ना बचपन में, क्या आती जरा बताना? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, यही फॉलो करना है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। और मुझे नहीं लगता क्लास में से कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो 2 बजे तक जागते हैं, उनके घर कभी चोर नहीं आते। आएंगे कैसे? 2 बजे तक जो बच्चे जागता है, 2 बजे तक वो जागता है, 4 बजे घर के बड़े जग जाते हैं, चोर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए दिल्ली में चोरी बहुत कम होती है। और चोर अगर चोरी करते हैं तो 3 से 4 के बीच में करते हैं, 2 बजे तक चोरी करता ही नहीं, उसे पता कोई ना कोई फोन चला रहा होगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, फोन के पीछे एक चिट चिपकाओ आप, और उस पर लिखो तू मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। एक व्हाइट कलर की छोटी सी चिट बनाओ और फोन के पीछे चिपका दो। बार बार जब भी फोन देखोगे वही बात याद आ जाएगी,
हेलो, प्लीज कीप क्वाइट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने। ज्यादातर लोग सुबह सोचते हैं कि सुबह जगने से कुछ नहीं होता, सुबह जगने से ही सब कुछ होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितनी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं वो आप समझ लीजिए, और मैं आपको वापस लेके चल रही हूँ। मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, मेरे साथ साथ बोलना येस और नो। मैं कॉन्सेप्ट बोलूंगी, आपको बस येस और नो बोलना है। आर यू गॉट द पॉइंट ऑफ आरओसी? आरओसी ऐसे नहीं, जितना तेज बोलोगे उतनी जल्दी छुट्टी। नंबर 1 आरओसी क्लियर? आरडी, ओएल, नफरा, नफरा में बाद में पढ़ेंगे हम। एनसीएलटी, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, ओके। उसी के साथ सेक्शन स्ट्रक्चर। सेक्शन स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज एंड इलिस्ट्रेशंस। ठीक है, सेक्शन स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। कंपनीज एक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हाउ मेनी टोटल सेक्शंस आर देयर? 470। ओके, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? अब मजा नहीं आया। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? मजा नहीं आया। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? हाउ मेनी डेफिनेशंस आर देयर? सेक्शन नंबर 7 process of incorporation. Section 8 NPO. Section 9 effect of registration. Section 12 registered office. Section 149 minimum director in case of private company, public company, OPC, minimum member in public company, private company, OPC. Perfect. Okay, now section number 3, minimum number of members. Okay, section 4, section 5, section 6, section 7, section 8, section 9, section 12, 241 फाइनेंशियल ईयर। ओके, 210 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब ये जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, दैट्स अ ब्रेन मैपिंग टेक्निक। हाउ टू, कितनी फास्ट आपका ब्रेन वर्क कर रहा है। 210 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, 220, 270, 271, 69, 68, 42। परफेक्ट, इट मीन्स यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। और अब हमारा जो है कंपनी लॉ का सेशन बैक टू बैक हमने 2 आवर्स के लेक्चर्स ले लिया है। कंपनी लॉ का सेक्शन जो कंपनी लॉ का सेशन हमारा ओवर नाउ, और इसके बाद अब जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा।